हमारे पास एक एसी है, इसमें लो कूलिंग की दिक्कत आ रही है। तो हमने इसकी सर्विस सब कुछ कर चुके हैं पहले ही। अब इसमें हम लोग गैस चेक करें कि गैस है भी या नहीं है। अगर गैस नहीं होती है तो इसके बाद हम इसमें लीकेज पॉइंट देखेंगे। अधिकतर जो हमारी गैस लीकेज होती है वो हमारे इन फ्लेयर नट्स से ही होती है। जैसे कि ये हमारा आउटडोर पर लगा है, डिट्टो ऐसे ही हमारा इंडोर पे भी लगा है। तो हम दोनों तरफ के फ्लेयर नट्स को चेक करेंगे कि कहीं से कोई ऑयल के ट्रेसेस तो नहीं है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी कूलिंग कॉइल भी लीक कर जाती है। तो कूलिंग कॉइल हम ऑलरेडी नीचे चेक कर चुके हैं, कंडेंसर कॉइल को भी हम लोग खोल के चेक कर चुके हैं। यहाँ कहीं पे भी हमें ऑयल के ट्रेसेस नहीं मिले। इट मीन्स अभी तो फ़िलहाल यहाँ कहीं से लीकेज है नहीं। हो सकता है कि जब इसका शिफ्टिंग हुई हो तो गैस निकल गई हो, गैस बैक करते हुए किसी ने अच्छे से बैक ना किया हो, गैस छोड़ दी हो, इस वजह से इसमें गैस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको गेज पे भी दिखा देता हूँ कि कितना इस टाइम का हमारा प्रेशर आ रहा है। इस एसी के अंदर हमारी R22 गैस पड़ी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा गेज है और ये यहाँ पे आप हमारी देखिए सर्विस वाल पे कनेक्ट है। और इस टाइम आप देख रहे होंगे ये सुई बिल्कुल हमारी नीचे चिपकी हुई है, यानी इसके अंदर एक पॉइंट भी गैस नहीं है। तो इसके बाद अब हम वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। अगर हमें लीकेज करना होता तो इससे पहले हमें गैस डालने या वैक्यूम करने से पहले नाइट्रोजन डाल के सारे जॉइंट पे फोम का सोल्यूशन लगा के चेक करना होता है कि कहीं से कोई बबल तो नहीं आ रहा है। अगर उस केस में भी नहीं मिल पाता तो हमें पूरी इंडोर कॉइल आउटडोर की कॉइल हटा करके एक बड़े से पानी की टब में डुबा के देखनी पड़ती है नाइट्रोजन डाल के कि कहीं से कोई छोटा मोटा बबल्स तो नहीं आ रहा। तो वैसे तो फ़िलहाल ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें नॉर्मल सा हमें बस केवल गैस डालनी है। सारे कनेक्शन और सारे जॉइंट्स ओके हैं। तो चलिए अब हम गैस डालने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें वैक्यूमिंग करनी है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, वैक्यूमिंग के लिए अच्छा वैक्यूम पंप होना चाहिए, ये नहीं कि कंप्रेसर से कर दिया। और अगर 2 स्टेज वैक्यूम पंप है तो और भी अच्छा। कम से कम 30 से 35 मिनट तक वैक्यूमिंग की आवश्यकता रहती है। हम फिलहाल वैल्यू का वैक्यूम पंप यूज़ कर रहे हैं। आप रेक्स का या किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे वैक्यूम पंप करिए यूज़। और डबल स्टेज ये यहाँ से हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट किया, ये जो हमारी सुई अभी तक 0 में थी ये ब्लू कलर के जोन में चली गई है जहां -30 इंच HG है। इसका मतलब है कि हमारा वैक्यूमिंग हो चुका है और सारी एयर और मॉइस्चर निकल चुकी है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि हम वैक्यूम करते हैं ऑयल निकालने के लिए या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा। तो वैक्यूमिंग हमेशा की जाती ताकि अंदर की एयर और मॉइस्चर निकल जाए, जिसकी वजह से हमारे एसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे, कई लोग पर्शिंग कर देते हैं, पर्जिंग करके गैस डालेंगे या इन सब तरीक़ों से, तो आपका एसी एम्पियर भी बढ़ा देगा और साथ ही साथ में कूलिंग में भी काफ़ी इफेक्ट आएगा और लाइफ भी घट जाएगी एसी की। ध्यान दीजिएगा, इंस्टॉलेशन के दौरान भी कई लोग वैक्यूम पंप का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि इंस्टॉलेशन में भी जब हम ये पाइप लगाते हैं तो इनके अंदर एयर भर जाती है, कूलिंग कॉइल में एयर भरी होती है। तो उसको निकालने के लिए लोग यहाँ से पर्स कर देते हैं गैस, यहाँ से खोल के यहाँ से पर्स कर दिया, ये चीज़ भी गलत है। आप यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन के बाद पहले वैक्यूम कीजिए, तब यहाँ से अपनी लिक्विड लाइन से गैस छोड़िए, जो इसका एक्चुअल तरीका है। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं पूरे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं हमारे वैक्यूमिंग के। तो अब हम वैक्यूम पंप को यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम पंप ऑफ़ करने के बाद 5 मिनट वेट कीजिए। देखिए कि कहीं से ये सुई वापस से ऊपर तो नहीं जा रही। अगर किसी रीज़न से ये वापस ऊपर जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं से अभी भी लीकेज आपका बाकी है। तो फिर आप उसको फाइंड आउट कीजिए। सेम ऐसा ही अभी हमने भी करना है। हमने देखिए यहाँ से ये गेज बंद कर रखा है। अब अगर ये सुई हमारी ऊपर उड़ जाती है, 30 से वापस 0 में पहुँच जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लीकेज है। और अभी हम 5 मिनट वेट करेंगे ये चीज़ टेस्ट करने के लिए। तो चलिए, वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना रेफ्रिजरेंट कैन यूज़ करना है। हमने R22 का कैन ले रखा है। कैन लो जरा।
आप देख सकते हैं हमारे पास R22 कैन है। वैसे तो हमें गैस हमेशा तौल के डालनी चाहिए, कई लोग सक्शन प्रेशर और एम्पियर देख के भी गैस डालते हैं। मैं दोनों ही तरीके बता सकता हूँ। इस गैस के अंदर हमारी 1 किलो गैस पड़ती है इस एसी के अंदर। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास कैन है ये भी पूरा 1 किलो का है, तो हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे ही पूरा कैन डाल सकते हैं। पहला पॉइंट। अगर वेट करना भी होता तो हमारे पास ये देखिए एक वेट मशीन ये रखी है, हम दूसरा सिलेंडर रख के इसमें वेट करके भी गैस डाल सकते थे, पर ऑलरेडी ये वेटेड है तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। दूसरा काम ये, अगर हमें सक्शन प्रेशर से देख के गैस डालनी है तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग सक्शन प्रेशर से गैस डालते हो तो एसी हमारा चालू हालत में होता है। तो अगर R32 या R410 गैस है और उसको चलते वक्त आप डाल रहे हो तो उसमें रिस्क रहता है, क्योंकि यह हाई प्रेशर की गैस है। रिस्क तो खैर R22 में भी है, पर फिर भी R32 और R410 एक ही अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम है। तो कोशिश कीजिए कि एसी बंद करके तौल के एक बार में गैस डाल दीजिए, 5 से 10 मिनट बाद एसी चला दीजिए, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इन सब गैस चार्जिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे अभी इस टाइम आप देख सकते हैं चारों तरफ धूप बहुत है, तो R22 हो गया, R32 हो गया, इन सब के कैन ऐसे ही धूप में नहीं रख देने कि आप काम कर रहे हो और कैन ऐसे ही धूप में पड़ा है। आप जानते हैं ये गर्म होगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, गलती से फट भी सकता है। अगर ये फटा तो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो सकती है। और यही सेम केस होता है जब आप चालू कंप्रेसर में गैस डालते हैं। अगर आपने ज़्यादा गैस एक बार में छोड़ दी तो कंप्रेसर पे अचानक से लोड पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर हमारा गैस को संभालने के लिए बना है, लिक्विड को संभालने के लिए नहीं। तो उस टाइम कंप्रेसर में भी खराबी आ सकती है, आपके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। तो ध्यान से हमें सही से काम अपना सारा करना होगा। चलिए खैर, इसको अब हम रख देते हैं। इस पर हम अपनी ये बीच वाली चार्जिंग लाइन कनेक्ट करते हैं। अच्छे से हमने कनेक्ट कर लिया, इसको भी कस लेते हैं। ठीक है, हमने कैन भी अच्छे से कस लिया है। ठीक है, तो अब हम गैस डालते हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले कैन को उल्टा रखना है।
ठीक है, तो अब हम कैन को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। गैस हमारी आ गई है और ये देखिए हमने गैस डालना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे सुई आगे बढ़ती जा रही है और इससे भी हमें फील हो रहा है, इसमें हल्की हल्की सी सनसनाहट सी महसूस हो रही कैन में, यानी हमारी गैस आराम से इसके अंदर जा रही है।
एसी चालू कर दो। चालू करवा दी, चालू करवा दी। ठीक है। अब इस टाइम जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एसी का सक्शन प्रेशर नियर अबाउट 40 आ रहा है। 40 आ रहा है यानी अभी भी गैस हमारी एसी में काफ़ी कम है। इस केस पे आप टॉपअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा टॉपअप आप तभी कीजिए जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज़ आप पूरी गैस निकाल के फिर से नए सिरे से गैस भरिए। और कोशिश करिएगा कि 410 में तो टॉपअप करें ही मत, क्योंकि वो दो गैसों का मिश्रण रहती है, इस वजह से उसमें टॉपअप पॉसिबल है नहीं। क्लियर है। अब हम धीरे धीरे इसमें गैस बढ़ाएंगे। यहाँ कैन वाल्व से हम सारी गैस खोल लेंगे।
हम्म। अब आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे से गेज खोल खोल के गैस बढ़ा रहा हूँ। एकदम से यहाँ पे गैस पूरी मत डालिएगा। अगर एकदम से चलते हुए कंप्रेसर में आपने पूरी सी गैस डाल दी तो रिस्क हो सकता है, और अगर इन्वर्टर कंप्रेसर है तो वो तुरंत धड़ाम से बंद हो जाए, क्योंकि जैसे ही गैस लिक्विड में जाएगी चलते हुए कंप्रेसर में अधिक मात्रा में, कंप्रेसर ओवरलोड का एरर दे देगा इन्वर्टर सीरीज़ में। इस सीरीज़ में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो नॉन इन्वर्टर है, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा की दृष्टि से भी गलत है और वैसे भी। तो हमें अगर इसमें गैस बढ़ानी तो हमें क्या करना है, सिर्फ धीरे धीरे आराम आराम से। अब देखिएगा मैं इसी गेज की सहायता से हल्का हल्का से खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। जैसे ही कई चीज़ें होती हैं, कई बार लोग एम्पियर मीटर लगा के चेक करते हैं कि कितनी गैस हो गई, तो एम्पियर जितना एसी पे लिखा है उस हिसाब से भी गैस डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं फिर से यही कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है हमारा तौल के डालने वाला। लेकिन तौल के डालते वक्त एसी चालू नहीं होना चाहिए, बंद करके एक बार में पूरी गैस डाल दीजिए और 5 से 10 मिनट वेट कीजिए ताकि जो लिक्विड फॉर्म में गैस गई है वो वेपर में चेंज हो जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से कर रहा हूँ, पूरा गेज नहीं खोल रहा हूँ, बस हल्का सा खोल देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ ताकि वो गैस जाके पूरी तरह से चेंज हो जाए। फिर 2 से 3 मिनट का वेट करके फिर मैं दोबारा से गैस डालता हूँ। इस तरीक़े को हम टॉपअप कहते हैं। जब हमारी गैस थोड़ी बहुत निकल गई, मान लीजिए किसी सिस्टम में 1 किलो गैस पड़ा था, 200-300 ग्राम निकल गया गैस बैक करते हुए या कैसे भी, तो उस केस में आप टॉपअप कर सकते हैं। देख सकते हैं जब हमने गैस डाली थी तब हमारे पास 40 था, इस टाइम ये 60 प्लस पहुंच चुका है, यानी टॉपअप अब नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है। अब ज़्यादा गैस बढ़ाने की हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाइट चली गई क्या भैया? पूछ के आओ नीचे, पूछ के आओ लाइट चली गई क्या?
बंद हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, टेम्परेचर नहीं, हमें लगता लाइट। हाँ हाँ, एसी बंद कर दिए क्या? हाँ, पंखा घूम रहा है। चलने दो, ठीक है। एसी बंद करवा दो। बंद हो गई ना, ठीक है। फोम कहाँ गया मेरा? देखे, सुखा गया ये। पानी डालो इसमें। बस बस बस, हो गया। अब सर एसी चालू करवा दो। ठीक है, टेम्परेचर कम करवा दो, 16 पे करवा दो। सोलह है बस, ठीक है।
हाँ क्या चीज़ चलेगा? वहाँ देखो रूम में ठंडक ज़्यादा हो गई है क्या? नहीं। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 180 psi पहुंच गया है और अब हमें गैस फिलअप करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने बाई वेट पूरी गैस इसमें डाल दी है। अब जैसे ही हमारा एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होगा ये गेज वापस से हमारा नीचे जाने लगेगा। तो इसी के साथ साथ आज हमारी गैस चार्जिंग पूरी कंप्लीट होती है। अब हम देख लेते हैं कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये हमारा गेज नीचे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।